सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं निरांजली न्यूज। आज हम बात करते हैं नैक क्या है, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नैक विशेषज्ञ डॉक्टर पवन कुमार पांडे सर। तो उनसे जानते हैं कि नैक क्या है, नैक क्यों ज़रूरी होता है किसी भी संस्था के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर नैक क्या है? नैक यूजीसी द्वारा एक काउंसिल, जिसे कहते हैं हम लोग नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जैसे हिंदी में कहेंगे तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, ये है। विशेष रूप से किसी भी देश के विकास में शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, और ऐसे में किसी भी देश की शिक्षा अगर बेहतर होगी तो निश्चित तौर पर वो देश विकसित होगा। तो इसी दिशा में यूजीसी ने एक प्रत्यायन परिषद का गठन किया है, जिसका नाम है नैक, और उसके तहत उच्च शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन किया जाता है, और उस मूल्यांकन के आधार पर जो है उन्हें ग्रेडिंग दी जाती है, और उसी ग्रेडिंग के आधार पर उन संस्थाओं को सरकार द्वारा तमाम सहायताएं दी जाती हैं, तमाम सुविधाएं दी जाती हैं, तमाम रिसर्च को लेकर के सुविधाएं दी जाती हैं, और सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो नैक किसी भी संस्था के लिए, किसी भी उच्च शिक्षण संस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, जैसे विश्वविद्यालय स्तर पर, अफिलिएटेड कॉलेजेस के स्तर पर, और ऑटोनोमस कॉलेजेस के स्तर पर। इन तीनों को के लिए अलग अलग मानक हैं। विशेषकर इसमें 7 क्राइटेरियाज होती हैं, जिसमें पहली क्राइटेरिया अगर हम कहें तो वो करिकुलम एस्पेक्ट है, दूसरा है टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, तीसरा हमारा है रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन, चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज, पांचवा है हमारा स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, और छठवां है गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, और सातवां है हमारा इंस्टीट्यूशनल वैल्यू एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। इन 7 मानदंडों के आधार पर किसी भी उच्च शिक्षण संस्था का मूल्यांकन होता है, और उसी के आधार पर नैक ग्रेडिंग देता है। सर किसी भी संस्था के लिए नैक कितना ज़रूरी होता है? नैक, देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि देश के विकास में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि नैक जो है एक ऐसी मूल्यांकन प्रक्रिया है, और आप सभी जानते हैं कि जैसे अगर विद्यार्थी पढ़ रहा है तो वो पढ़ने के बाद उस कक्षा में जब पढ़ता है तो वो परीक्षा देता है, वो इंटरनल एग्जामिनेशन भी देता है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन भी देता है, और एग्जामिनेशन के आधार पर उसका मूल्यांकन होता है कि वो फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, या डिस्टिंक्शन मार्क है। तो उस आधार पर हम ये लगाते हैं कि ये विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में एक बेहतर कार्य कर रहा है, अगर वो डिस्टिंक्शन मार्क 75% ऊपर मार्क पा रहा है। इसी प्रकार से शिक्षण संस्थाएं बेहतर कार्य कर सकें, उनके अंदर एक कंपटीशन की भावना उत्पन्न हो, और उस कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए वो बेहतर योगदान दे सकें, क्योंकि संस्थाएं अगर बेहतर करेंगी विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, और अगर विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिलेगी तो आने वाले समय में एक बेहतर नागरिक हमारे देश को मिलने वाला है, जो देश के विकास में अपना योगदान देंगे। तो इसलिए नैक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, नैक का जो स्ट्रक्चर बनाया गया, जो तैयार किया गया है, पहला है क्यूरिकुलम एस्पेक्ट। क्यूरिकुलम एस्पेक्ट में हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की योजना क्या है, उस पाठ्यक्रम में जो पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है, जो विद्यार्थी पाठ्यक्रम पढ़ रहा है, उसमें कितना पाठ्यक्रम एम्प्लॉयबिलिटी को शो करता है, यानी उसको पढ़ने के बाद क्या विद्यार्थी जब बाजार में जाएगा तो उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि पढ़ने के बाद फिर उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा रोजगार के लिए। तो पाठ्यक्रम में एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है, इसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, कुछ वैल्यू एडेड कोर्सेज, इस तमाम तरह की बातों को लेकर के ये क्राइटेरिया 1 जो करिकुलम एस्पेक्ट तैयार किया गया है, इस आधार पर एक मानक बनाए गए हैं कि कितना हर संस्था को कितने वैल्यू एडेड कोर्सेज चलाने चाहिए, कितने सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाने चाहिए, कितने डिप्लोमा कोर्सेज चलाने चाहिए, पाठ्यक्रम का आधार कैसा होना चाहिए। जैसे नई शिक्षा नीति जो आई, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें हम मल्टी डिसिप्लिनरी में बात कर रहे हैं, यानी हिंदी का विद्यार्थी अगर कला का विद्यार्थी है तो वो विज्ञान भी कैसे पढ़ सके, तो माइनर कोर्सेज के रूप में वो विज्ञान कैसे पढ़े, साइंस का विद्यार्थी कला से कैसे जुड़ सके। तो ये तमाम एक मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी डेवलपमेंट के लिए विद्यार्थियों में ये तमाम नई चीजें आई। तो ये हिस्सा जो है हमारा पाठ्यक्रम का हिस्सा जो है वो पहले क्राइटेरिया में करिकुलम एस्पेक्ट में आता है।
इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया जो आता है हमारा वो टीचिंग, लर्निंग एंड इवेल्युएशन, यानी पठन पाठन के साथ साथ उसका मूल्यांकन करना है। तो ऐसे में हम यहाँ शैक्षणिक गुणवत्ता की बात भी करते हैं कि हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं वो शिक्षक की क्वालिफिकेशन क्या है, कितने शिक्षक पीएचडी हैं, उनके कितने शिक्षक जो है अपनी प्लानिंग क्या है उनकी पढ़ाने की, किस प्रकार से वो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, किस प्रकार से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करते हैं। वो देखिए पढ़ाने के साथ साथ मेंटरशिप की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ अगर हम क्राइटेरिया 2 की बात करें तो वहाँ एक स्टूडेंट मेंटर रेशियो है। मेंटर मीन्स कि हमारा वही शिक्षक पढ़ाने के साथ साथ हमारा विद्यार्थी की तमाम समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं का भी समाधान वो शिक्षक कैसे करता है, पढ़ने में आ रहा है। इसके बाद कि जब विद्यार्थी है तो विद्यार्थी में कुछ विद्यार्थी एडवांस होते हैं, कुछ जो है स्लो लर्नर्स होते हैं। तो एडवांस लर्नर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी है, स्लो लर्नर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी है, इन सभी का मूल्यांकन जो है हमारे जो क्राइटेरिया 2 है उसमें होता है। इसके अलावा इसी में एग्जामिनेशन को लेकर के भी बातें आती हैं कि जो एग्जामिनेशन प्रक्रिया है वो कैसी है, क्या वो प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, रिजल्ट कितने दिनों में निकलता है, रिजल्ट का प्रतिशत क्या रहता है। तो इस आधार पर क्राइटेरिया 2 का मूल्यांकन होता है। तीसरा जो क्राइटेरिया है हमारा रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन, ये हम लोग इस पे बात करते हैं। तो रिसर्च को लेकर के वो शिक्षण संस्थान कितना जागरूक है, उसके शिक्षक कितना जागरूक हैं, कितने वर्कशॉप सेमिनार्स में वो प्रतिभाग कर रहे हैं, कितने रिसर्च में वो प्रतिभाग कर रहे हैं, कौन कौन से रिसर्च वो सरकार द्वारा प्राप्त है उसमें वो कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो मूल्यांकन है वो रिसर्च, इनोवेशन और एक्सटेंशन में आते हैं। इसके अलावा रिसर्च के साथ साथ एक्सटेंशन एक्टिविटी में जैसे हर संस्था में एनएसएस है, रोवर्स रेंजर्स है, एनसीसी है। तो इनका कार्य है कि सामाजिक जागरूकता को फैलाना, सामाजिक रूप से लोगों को जागरूक करना है। तो ये सामाजिकता को लेकर के अपनी नियर बाई जो सोसाइटी है उनको जागरूक करने का काम कैसे कर रहे हैं। तो तमाम तरह की, चाहे वो एड्स अवेयरनेस की बात को लेकर के हो गया, मतदाता जागरूकता को लेकर के हो गया, महिला सशक्तिकरण को लेकर के हो गया। तो इस प्रकार के जो सामाजिक विषय हैं इन विषयों को समाज में ले जाना और लोगों को जागरूक करना। तो क्या वो संस्था इन विषयों पर भी कार्य कर रही है कि नहीं कर रही, इसका मूल्यांकन क्राइटेरिया 3 रिसर्च, इनोवेशन और एक्सटेंशन में होता है। इसके अलावा जो क्राइटेरिया 4 है वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज। सीधी सी बात है कि उस संस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, भाई प्रॉपर क्लासरूम्स हैं कि नहीं, भाई जितने कक्षाएं संचालित हो रही हैं उतने क्लासरूम्स की सुविधा है कि नहीं है। और आज तो इंटरैक्टिव टीचिंग की बात आती है, डिजिटल टीचिंग की बात आ रही है। तो कितने कक्ष जो है आईसीटी युक्त हैं, जहां प्रोजेक्टर लगा हुआ है, स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है और उसके थ्रू विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, इस पर भी मानक है, वो मूल्यांकन है। इसके अलावा कितनी संख्या कंप्यूटर्स की है, प्रति विद्यार्थी कितने कंप्यूटर हैं, तो वो स्टूडेंट कंप्यूटर रेशियो क्या है। इसके अलावा लर्निंग रिसोर्सेज के रूप में लाइब्रेरी की सुविधाएं कैसी हैं, कितनी किताबें लाइब्रेरी की हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि नहीं है, लाइब्रेरी कितने समय से कितने समय तक विद्यार्थियों को सुविधा दी जाती है पढ़ने के लिए। ये सारा मूल्यांकन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज क्राइटेरिया 4 में होता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो क्राइटेरिया हमारा है वो स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, क्योंकि यहाँ केवल और केवल विद्यार्थी की बात होती है। हम स्टूडेंट को किस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं, यानी संस्थाएं स्टूडेंट को, चाहे वो स्कॉलरशिप और फ्रीशिप के रूप में हो गया। देखिए सरकार की कई सारी नीतियां हैं स्कॉलरशिप की, सरकार से वो विद्यार्थियों को वो स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन महाविद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर क्या कोई ऐसी नीति है जिस पर वो फ्रीशिप या स्पोर्ट्स फेलोशिप या कोई और फेलोशिप वो संस्थाएं देती हैं कि नहीं देती हैं, और अगर देती हैं तो कितने विद्यार्थी उससे लाभान्वित होते हैं, इस पर भी मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा जो विद्यार्थी पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने के साथ साथ ही संस्था की सहयोग से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को प्लेसमेंट प्राप्त हो रहा है, या कितने प्रतिशत विद्यार्थी उससे अपर एजुकेशन में जा रहे हैं, प्रोग्रेशन में कितने विद्यार्थी जा रहे हैं, इस पर भी मूल्यांकन होता है। इसका भी एक प्रतिशत है कि कितना प्रतिशत मूल्यांकन होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा क्राइटेरिया 5 है, इसमें आपके जो पास आउट होने के बाद जो एल्यूमिनाई है वो एल्यूमिनाई आपके साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, एल्यूमिनाई का एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन आपके पास है कि नहीं है, और उन एल्यूमिनाई का आपकी संस्था के उन्नयन में कितना सहयोग है, तो उस पर भी मार्किंग होती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बहुत सारे जो एकेडमिक एक्टिविटीज हैं
वो चाहे कम्युनिकेशन स्किल को लेकर के हो गया, सॉफ्ट स्किल्स को लेकर के हो गया, कितने स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज आपके द्वारा आयोजित होते हैं यानी संस्था द्वारा आयोजित होते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी उसमें प्रतिभाग करते हैं, इस पर भी मूल्यांकन है। इस आधार पर क्राइटेरिया 5 का मूल्यांकन होता है। छठा जो है क्राइटेरिया वो है गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, यानी यहाँ मैनेजमेंट लेवल पर कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, यहाँ वेलफेयर मेजर्स टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स को दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, दिया जाता है तो कितना दिया जाता है, इस आधार पर मूल्यांकन होता है। आपके इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, आपकी प्लानिंग क्या है, यानी जो स्ट्रेटजी ओवरऑल संस्था को चलाने में जो स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं वो इंस्टीट्यूशन लेवल पे, टीचर के लेवल पे रिक्विजिशन से लेकर के मैनेजमेंट लेवल तक के अप्रूवल तक क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो प्रक्रिया कितनी ट्रांसपेरेंट है, इस पर पूरा मूल्यांकन होता है। और इसके लिए संस्था में एक जो कमिटी बनाई गई है, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल IQAC, वो बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। उसका गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस आधार पर क्राइटेरिया 6 का मूल्यांकन होता है। और जो क्राइटेरिया 7 है वो है हमारा इंस्टीट्यूशनल वैल्यू एंड बेस्ट प्रैक्टिस, यानी हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो क्राइटेरिया 1 to 6 पे जो काम कर रहा है, इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन के वैल्यू के लिए क्या कार्य कर रहा है, उसके कौन कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। कुछ ऐसे कार्य जो अन्य संस्थाएं नहीं करती हैं, वो इकलौती संस्था है जो वो कार्य कर रही है, इस पर भी मानक है। एनर्जी कंजर्वेशन पे ये संस्था कितना काम करती है, वाटर हार्वेस्टिंग पर कितना काम करती है, एनर्जी कंजर्वेशन पे कितना काम करती है, जैसे आपके यहाँ सोलर पैनल से के थ्रू बिजली की सुविधाएं हैं कि नहीं है। तो ओवरऑल इन सब पे, इसके अलावा डिसेबल्ड फ्रेंडली आपकी संस्था है कि नहीं है, यानी जो डिसेबल्ड स्टूडेंट है, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट कहेंगे, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या उनके लिए अलग से काउंसलिंग रूम है कि नहीं है, उनके लिए और मूलभूत सुविधाएं जैसे लिफ्ट हो गया, रैंप हो गया, ये सारी सुविधाएं हैं कि नहीं है, वॉशरूम की सुविधा अलग से है कि नहीं है, तो इस पर भी मूल्यांकन होता है। तो इस प्रकार से क्राइटेरिया 1 to 7 अलग अलग मानकों पर मूल्यांकन होता है। और ये मूल्यांकन दो आधार पर होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ देते हैं और उसके आधार पर उसका मूल्यांकन होता है, और क्वालिटेटिव में जो एक्सपर्ट्स, पीयर टीम जिसे कहते हैं, वो पीयर टीम फिजिकली विजिट करती है और जो कुछ हमने क्लेम किया है, जो कुछ हमने कहा है कि ये सारी सुविधाएं क्राइटेरिया 1 to 7 हमारे संस्था में हैं, उसका वो फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं और उस आधार पर अगर वो सही पाते हैं तो उस आधार पर वो उसका मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार से क्राइटेरिया 1 to 7 मूल्यांकन होता है और उस आधार पर संस्था को ग्रेडिंग दी जाती है, जो ग्रेडिंग C ग्रेडिंग से लेकर के A++ की ग्रेडिंग होती है, उसका एक अलग अलग मानक है। और नेक्स्ट आगे कभी आप इस पर चर्चा करेंगे तो हम विशेष रूप से ये ग्रेडिंग प्रक्रिया क्या है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, इस आधार पर भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। सर, किसी संस्था को मूल्यांकन अगर कराना है तो उसकी पात्रता क्या होगी? देखिए, किसी भी संस्था को अगर मूल्यांकन कराना है तो पहली उसकी पात्रता ये है कि पहले तो उस संस्था को चलते हुए कम से कम 5 से 6 वर्ष हो जाना चाहिए। अगर कोई संस्था नई खुली है तो वो 1 साल 2 साल में नहीं जा सकती, कम से कम 5 वर्ष का कार्यकाल जो उसका पूर्ण होना चाहिए। इसके अलावा वो उस संस्था में IQAC का गठन होना चाहिए। IQAC के गठन के साथ साथ प्रतिवर्ष AQR, एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट, AQR वो संस्था भेजे, यानी जो क्राइटेरिया 1 to 7 की जो हम बात कर रहे थे, उस संस्था को प्रतिवर्ष 1 to 7 वो क्या क्या कर रहे हैं, वो प्रतिवर्ष AQR के थ्रू वो भेजते हैं अपनी रिपोर्ट। और फाइनली 5वें साल जो है, जब वो AQR की रिपोर्ट भेज लेते हैं और उन्हें लगता है कि अब हम NAAC मूल्यांकन के लिए तैयार हैं, तब वो IIQA फाइल करते हैं, यानी आपका इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट, मैंने अपने क्वालिटी असेसमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन अपनी सूचनाएं भेजता है। और जैसे ही उनका IIQA एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट होने के बाद SSR, सेल्फ स्टडी रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होती है, जिसमें क्राइटेरिया 1 to 7 पूरे 5 साल का डाटा सबमिट करना होता है और उसी आधार पर फिर उस संस्था का मूल्यांकन होता है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये भी होता है स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे का, यानी जैसे ही आप SSR सबमिट करते हैं उसके बाद स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे शुरू होता है, जिसमें विद्यार्थियों से लगभग 21 सवाल उनके मेल ID पर आते हैं जो संस्था को नहीं पता होता है। विद्यार्थियों के मेल, पर्सनल जो मेल दिया गया होता है उस मेल पर आता है और विद्यार्थी उस मेल के आधार पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका जवाब देता है।
उस आधार पर भी बड़ा एक मार्किंग होती है। तो इसलिए विद्यार्थी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी संस्था के नैक मूल्यांकन में। और स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे के बाद जो एसएसआर आपने सबमिट किया है, उस सबमिशन के बाद अगर संस्था को यानी नैक को लगता है कि अलग अलग मैट्रिक वाइज कुछ सवाल या आपसे कुछ और प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है, तो वो आपसे मांगता है, जिसको कहते हैं डीवीवी, डाटा वैलिडेशन। तो डाटा का वैलिडेशन होता है और उस संस्था उस वैलिडेशन की प्रक्रिया को पीयर टीम आती है और पीयर टीम फिजिकली विजिट करती है। पीयर टीम भी अपना मूल्यांकन करती है विजिट के बाद, और फाइनली ये सभी प्रक्रियाओं के एसएसआर के आधार पर, स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे के आधार पर, डीवीवी के आधार पर, पीयर टीम की रिपोर्ट के आधार पर एक मूल्यांकन का रिजल्ट जारी होता है और वो रिजल्ट नैक ग्रेड के रूप में उस संस्था का मूल्यांकन होता है। उस आधार पर संस्थाएं A++, A+, A, B++, B ग्रेड, C ग्रेड, और कुछ संस्थाएं वैसे जो संस्थाएं आती हैं डी ग्रेड, मतलब एक तरह से जो फेल कहा जाता है वो है, C ग्रेड से लेकर के A++ ग्रेडिंग तक मूल्यांकन होता है। तो इस प्रकार से मूल्यांकन होता है और हर संस्था को मैं अपील करूंगा कि हर संस्था को नैक मूल्यांकन के लिए जाना चाहिए। इसलिए भी जाना चाहिए कि ग्रेड चाहे जो भी आया, लेकिन आपको ये पता लगेगा कि आप जो शैक्षणिक गतिविधियां अप्लाई कर रहे हैं, आपका जो क्यूरिकुलम है, आप जो टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन का कार्य है, आपका स्टूडेंट सपोर्ट को लेकर जो कार्य है, गवर्नेंस लीडरशिप को लेकर जो कार्य है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर कार्य है, वो कितना क्वालिटी ओरिएंटेड है, इसका अंदाजा आपको लग जाता है, उन संस्थाओं को लगता है। तो इसलिए हर संस्था को नैक मूल्यांकन के लिए जाना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।